नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत है मेरे इस माँ विद्या गुरुकुल 2.0 के चैनल पे। जैसा कि आप वीडियो के थंबनेल में देख लिए होंगे, हाँ, आज से हम जो भी बच्चा 12th में है और वह अपना साइंस में फिजिक्स का एकदम बेहतर तैयारी करना चाहता है, तो बस एक ही चैनल माँ विद्या गुरुकुल 2.0 इससे उसको जुड़ना होगा। क्योंकि हम इतना आशा और विश्वास के साथ कह सकते हैं कि अगर हमसे पूरा 12th का फिजिक्स आप पढ़ते हैं तो इतना ज़रूर कह सकते हैं कि 100 में 99 नंबर तो ज़रूर लाइएगा, ऐसा मेरा दावा है। तो यह तभी संभव है जब आप हमारे एक एक क्लास को एकदम बारीकी से देखते हैं, समझते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और आप पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आपको परीक्षा में एकदम सफल होना है। तो चलिए, कहावत में है काम ज़्यादा बातें कम। आज हम क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है विद्युत आवेश एवं विद्युतीय क्षेत्र, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चैप्टर को हम एकदम विस्तार से, एकदम बारीकी से समझाएंगे। तो चलिए सर, चैप्टर का नाम ही है विद्युत आवेश। सर, विद्युत का मतलब तो हाँ हम समझ रहे हैं, विद्युत धारा, हाँ क्लास 10th में पढ़े हैं। आवेश, अगर कोई भी चालक तार है उसमें आवेश क्यू किससे सूचित करते हैं जी? आवेश को क्यू से। आवेश लगातार प्रवाहित हो रहा है तो कितना समय में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, यही क्या है? विद्युत धारा। यानी आवेश प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। सर, आवेश क्या है? आवेश क्या है जो प्रवाहित हो रहा है? तो सबसे पहले हमें समझना कि आवेश क्या है। आप यह बात अच्छी तरह से जानते होंगे। एक बात कहा जाता है कि जिस प्रकार दुनिया की हर एक वस्तु में कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, हाँ, उसी प्रकार दुनिया की हर वस्तु में कुछ न कुछ आवेश भी होता है। तो सर, आवेश है एक्चुअली क्या? तो कहेंगे, देखिए, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है, जिसके कारण विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव होता है। विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र या बल का अनुभव होता है। सर, आवेश किसी भी वस्तु का वह गुण है जिसके विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र या बल का अनुभव होता है। अच्छा सर, ये विद्युतीय क्षेत्र क्या है? आप ध्यान दीजिए। अच्छा, देसी तरीका में समझिए। मान लीजिए यहाँ पर कोई नंगा तार गिरा है, इसमें एकदम करंट प्रवाहित हो रहा है। हम इसके चारों ओर आदमी घेर ले है कि बाप रे बाप, यहाँ नंगा तार गिरल है। तो वहाँ पर जैसे ही आप मानिए उधर से आ रहे हैं और उधर से आते आते अगर आप यहाँ पर पैर रखे हैं तब तो ठीक है, अगर इसके अंदर पैर रखेंगे तो वहाँ के लोग कहेगा कि मत जाओ, करंट मार देगा। क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर जो तार गिरा हुआ है उससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, तो यह अपने चारों कुछ दूर तक विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। कौन क्षेत्र जी? विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगर आप इसके क्षेत्र में जाएंगे तो क्या करेगा जी? आपको बल लगा देगा। बल लगाने का मतलब कभी सुने हैं? इटोला उटोला वाला मार बचपन में, अहे हमारे क्षेत्र में, जकर क्षेत्र ओकर राह चलता, अहे हमारे क्षेत्र में तोरा बतेबो। ओने गए, वो पकड़ाया, अब बेटा वो दल को 2 फाइन, हाँ ओकर टोला गया तो वो, मतलब जिसका क्षेत्र में रहेगा वो बल लगा सकता है। तो आप अगर चल जाइएगा विद्युतीय क्षेत्र में तो ये विद्युत आप पर क्या लगा देगा? बल। अब थरथराने लगिएगा तुरंत। हाँ, तो सर, विद्युतीय क्षेत्र का तात्पर्य वैसे क्षेत्र से है। विद्युतीय क्षेत्र का तात्पर्य मतलब वैसा क्षेत्र से है जहाँ तक वह
बल का अनुभव करता है। ध्यान दो, विद्युतीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र का तात्पर्य वैसा क्षेत्र से है जहाँ तक वस्तु विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र का बल का अनुभव कराता है। सर इस समझ गए विद्युतीय क्षेत्र। अच्छा सर हम दूर में क्यों नहीं, दूर में है तो हमें करंट क्यों नहीं मारेगा? अब बताओ जी, कते बच्चा ये सोचता है, फिजिक्स पढ़ता है फिर भी ये सोचता है, मान लो अच्छा तुम सोचो अगर नदी में गिर गया तार तो क्या पूरा नदी में करंट आ जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। विद्युत धारा का अपना कुछ दूर तक उसका क्षेत्र रहेगा, उसी तक सीमित रहेगा। अगर हम उस क्षेत्र में जाएंगे तभी हमको करंट लगेगा। ऐसा थोड़ी ना है कि मान लीजिए हमारे गांव के नदी में गिर गया हो एक बिजली का तार, पता चला गंगा नदी में जो नहाने जा रहा हो ओकरा सबके करंट मार रहा है, क्योंकि पानी वहाँ तक जुड़ल है, हर जगह जाना नहीं। तो एक क्षेत्र होता है, एक सीमा होता है, वह किस पर निर्भर करता है जी? वोल्टेज पर। जितना ज़्यादा वोल्टेज रहेगा उतना बड़ा क्षेत्र तक करंट जाएगा यानी अपना क्षेत्र बनाएगा। तो आप समझ गए विद्युतीय क्षेत्र। देखिए हम विश्वास रखते हैं आपको डिटेल से पढ़ाकर समझाने में, तो आप एकदम डिटेल से समझने की कोशिश कीजिए। हम विद्युतीय क्षेत्र आपको समझा दिए। अब आवेश क्या है? मेन बात आपको, मेन पॉइंट जो है यही, चार्ज मतलब आवेश, इसी को आपको समझना है। क्योंकि बच्चा जो है वो क्लास 10th जैसा बोलता है कि सर आवेश दो वस्तु का मतलब जब घर्षण होता है रगड़ने से तो आवेश की उत्पत्ति होता है। ये सब बातें छोटे क्लास 9 10th के बच्चों के लिए, आपके लिए नहीं। आप क्लास 10th का एक विद्यार्थी हैं, तो अगर आपसे पूछे आवेश क्या है तो आप कहेंगे घर्षण करके आवेश उत्पन्न किया जाता है, तो आपको 0 नंबर मिलेगा। तो ध्यान दीजिए, आवेश क्या है? तो बोलेंगे आवेश किसी वस्तु का, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र या बल का अनुभव होता है। सर यह आवेश अगर अस्थिर रहे, अगर आवेश अस्थिर भी हो सकता है और आवेश गतिशील भी हो सकता है, और आवेश गतिशील भी हो सकता है। तो ये बात आपको एकदम लिखना बहुत ज़रूरी है, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि सर आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र या बल का अनुभव होता। अच्छा, अस्थिर आवेश, अस्थिर आवेश जो होता है, अस्थिर आवेश केवल विद्युतीय क्षेत्र, केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। जबकि गतिशील आवेश, जबकि गतिशील आवेश, गतिशील आवेश विद्युतीय और चुंबकीय, विद्युतीय और, ध्यान दीजिए, विद्युतीय और कौची चुंबकीय, विद्युतीय और चुंबकीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न करता है। मतलब सर आवेश का डिफिनेशन हो गया। आवेश क्या है? बोलेंगे सर आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र या बल का अनुभव होता है अथवा कराता है। अस्थिर आवेश, अस्थिर केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, केवल विद्युतीय क्षेत्र। जबकि गतिशील आवेश विद्युतीय और चुंबकीय, विद्युतीय और कौची चुंबकीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगर आपसे यह क्वेश्चन कर दिया जाए कि बताओ अस्थिर आवेश उत्पन्न करता है, अस्थिर आवेश उत्पन्न करता है, चलिए यह क्वेश्चन है, बोलो ए में दे दे केवल विद्युतीय क्षेत्र, केवल विद्युतीय क्षेत्र, केवल विद्युतीय क्षेत्र। अब दे दे बी में केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल
चुंबकीय, लीजिए केवल चुंबकीय क्षेत्र। हाँ, अब बताइए अगर सी में दे देवे विद्युतीय और चुंबकीय दोनों क्षेत्र, विद्युतीय और चुंबकीय दोनों क्षेत्र। अच्छा, डी में दे देवे कोई नहीं, डी में दे देवे नन ऑफ दीज, मतलब कोई नहीं। किस में टिक मारिएगा सर? अस्थिर आवेश उत्पन्न करता है तो मारेंगे केवल विद्युत। अच्छा, अगर पूछ देते हैं यहाँ पर गतिशील आवेश, कौन आवेश? गतिशील आवेश उत्पन्न करता है सर विद्युतीय और चुंबकीय दोनों क्षेत्र। देखिए शॉर्ट में लिखें क्योंकि हमको व्हाइट बोर्ड पर बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है इसलिए। चलो, तो इसमें कोई दिक्कत एकदम नहीं होना चाहिए, किसी भी स्टूडेंट को नहीं। सर ये आवेश समझ लिए, लेकिन आवेश के प्रकार हमें समझना है। क्या समझना है जी? आप भी जानते हैं कि आवेश दो प्रकार के होता है। आवेश पहला जो मेरा होता है धन आवेश, पहला क्या होता है? धन आवेश। और दूसरा जो मेरा होता है कौन आवेश? ऋण आवेश। मतलब इसको हम पॉजिटिव चार्ज, इसको हम नेगेटिव चार्ज कह सकते हैं। सर धन आवेश और दूसरा हो जाता है ऋण आवेश, ध्यान दीजिए। अच्छा, एक बात यह ध्यान रखिएगा, आप एकदम ध्यान रखिएगा कि आवेश जो है उसको हम उत्पन्न नहीं कर सकते। हाँ, एक बात एकदम माइंड में रखिएगा, यह आवेश का जब हम गुण पढ़ाएंगे तब उसमें हम आपको बताएंगे कि आवेश को हम उत्पन्न नहीं कर सकते। देखिए, जिस प्रकार दुनिया का अगर देखा जाए हर एक वस्तु में कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता ही है, उसी प्रकार हर वस्तु में कुछ ना कुछ आवेश है। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक ब्लैक और दूसरा रेड, ये दोनों स्केच है। मानिए ये दोनों क्या है? वस्तु। ये दोनों में कुछ ना कुछ क्या है? द्रव्यमान है। हाँ सर, तो कुछ ना कुछ आवेश भी इसमें है। तो सर इसको हम जब घर्षण कराएंगे, जब इसको हम घर्षण करेंगे तो क्या आवेश की उत्पत्ति होगा? नहीं सर, आवेश तो पहले से ही दोनों में है। ऐसा होगा तो इससे कुछ आवेश इसमें चला जाएगा, तो इससे कुछ आवेश इसमें चला जाएगा। मतलब सर आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट। इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर किया जा सकता है, मतलब स्थानांतरण किया जा सकता है इलेक्ट्रॉन का। ध्यान दो सर। अच्छा बताइए, तो दो वस्तु है, अब मान लीजिए पहला वस्तु हम ले लिए ए और दूसरा वस्तु क्या ले लिए? बी। अब बताओ, ध्यान दो, चलो। अच्छा, धन आवेश दूसरा है ऋण। तो ध्यान दीजिए, धन आवेश जो होगा ने वो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? त्याग। इलेक्ट्रॉन का त्याग, वो की कहलाएगा जी? धन आवेश। अच्छा, जो ऋण आवेश जिस पर होगा वह इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा जी? ग्रहण। इलेक्ट्रॉन को की करेगा? ग्रहण। अच्छा बताइए, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है? ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान, आवेश का मान, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है जी? 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। इतना आवेश होता है किस पर? इलेक्ट्रॉन पर। सर तो देखिए, मान लीजिए एक वस्तु ए है, दूसरा वस्तु बी है। वस्तु ए की कह रहा इलेक्ट्रॉन का त्याग। अच्छा, ये काफ़ी आप देखिए 10वां में भी पढ़े होंगे, ये काफ़ी बहुत ज़्यादा हमको हार्ड लगता नहीं, आपको भी नहीं लग रहा होगा। बस ध्यान दीजिए 2 मिनट। देखिए सर, अच्छा कभी धनवान आदमी को देखें जी? धनवान मतलब जब प्लस हो, प्लस का मतलब ओकर खाता में एकदम बैलेंस एकदम ठनाठन एकदम रहे, तो समझिए। तो जे रहता धनवान की करता? त्याग। कजो गया देखने तो रनिंग ऑर्केस्ट्रा ले उड़ा रहा 500 हजरिया 2000। लेकिन जे बेचारा गरीब लोग होता है वो की करता है? नचनिया चुने वो सोचता है कि हमरो
हमरो देने आवे का 500 हमहू ले लें। तो ग्रहण करे के कोशिश कौन करता है? जिसके पास नहीं होता है, जिसके पास नहीं होता है। मतलब सर जो त्यागेगा वो तो धनवान होगा, तो होगा मेरा धन आवेश। और जो ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा, वो क्या होगा जी? हाँ, निर्धन होगा बेचारा एकदम। ऋण कर्जा होगा ओकरा पर कि ले लेते हैं 500 ले लेंगे, तो 500 से ककरो ऋण का वो तोड़ देंगे। आए अब देखिए, तो समझ गए सर, धन आवेश, धन बोलेंगे किसको कहेंगे? धन आवेश जी। अच्छा, धन आवेशित वस्तु, धन आवेशित वस्तु जो इलेक्ट्रॉन का वैसा वस्तु, वैसा मतलब जो वस्तु जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जो वस्तु जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उतना ही धन आवेशित होता है, धन आवेशित होता है, धनावेशित होता है, धनावेशित होता सर। और जो वस्तु जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही की होता है जी? ऋणावेशित। की होता है? ऋणावेशित। अब ध्यान दीजिए रे, धनावेशित मतलब ही तुरंत बताए थे कि ऑर्केस्ट्रा में पैसा उड़ाएगा, तो जो ज़्यादा रहेगा धनवान वो ज़्यादा न उड़ाएगा, ले 500 या 1000 या लाखों लाख उड़ा देगा। तो जो जितना त्यागेगा उतना धनावेशित, और दूसरा जो जितना ग्रहण करेगा वह उतना ऋण आवेशित हो जाएगा। अब बताइए, चलिए यहाँ तक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि सर आवेश दो प्रकार के, धन आवेश और ऋण आवेश होता है। अब ध्यान दीजिए सर, क्या वस्तु को आवेशित किया जा सकता है? मतलब वस्तु को, किसको? वस्तु को आवेशित करने की विधि, वस्तु को आवेशित करने की विधि, करने की विधि। सर किसी भी वस्तु को बोलेंगे, देखिए किसी भी वस्तु को आवेशित करने की 3 विधि है। किसी भी वस्तु को आवेशित करने की कितने विधि है जी? पहला जो मेरा होता है उसे घर्षण कहते हैं। कौन विधि? घर्षण विधि। दूसरा जो मेरा होता है उसे कहते हैं चालन, चालन विधि। और तीसरा जो मेरा होगा वह प्रेरण। क्या होगा जी? प्रेरण। अब ध्यान दीजिए सर, वस्तु को आवेशित करने की विधि, वस्तु को आवेशित करने की बोलेंगे किसी भी वस्तु को, किसी भी वस्तु को आवेशित करने की, कौची की? आवेशित करने की 3 विधि है। तीन विधि निम्नलिखित है। निम्नलिखित 3 विधि निम्नलिखित है। आप ध्यान दीजिए, किसी भी वस्तु को आवेशित करने की 3 विधि निम्नलिखित है। मतलब नीचे लिखा हुआ है कौन कौन? पहला घर्षण, पहला, दूसरा चालन, तीसरा प्रेरण। अब एक एक करके हम इसको देखेंगे कि सर घर्षण क्या है। देखिए आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग है। अगर उसी का जैसा पढ़ना होता तो फिर क्यों पढ़ते? बिल्कुल नहीं पढ़ते। चलिए तो आप देखिए घर्षण से पूछे जाने वाला प्रश्न, और हम घर्षण को समझते हैं पहले। ध्यान दीजिए, तो जैसे ही बोले घर्षण, क्या बोले जी? घर्षण। तो आपको कहना है, देखिए जब 2 वस्तु को आपस में क्या किया जाता है जी? इस प्रकार से रगड़ा जाता है। तो सर एक वस्तु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है और दूसरा त्याग, तो एक वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा और दूसरा वस्तु इलेक्ट्रॉन का, तो इसे आवेशित करने की घर्षण विधि कहते। बोले घर्षण तक ही बोलना है। जब 2 वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और दूसरा वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो इसे ही हम घर्षण विधि कहते हैं। सर इससे पूछे जाने वाला प्रश्न क्या है? अगर आप हमको बता दें, घर्षण से पूछे जाने वाला पहला क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया कि बताइए कि
रेशम से, किससे? रेशम से कांच के छड़ को, कांच के छड़ को रगड़ा गया है, कांच के छड़ को रगड़ा गया है, रगड़ा गया है। तो रेशम पर होगा, रेशम पर होगा। ऑप्शन नंबर ए में धन आवेश, कौन आवेश जी? ऑप्शन नंबर ए में क्या है? धन आवेश। चलिए ऑप्शन नंबर बी में ऋण आवेश, ऋण आवेश। सी में दोनों, और डी में कोई नहीं। अच्छा आप बताइए, अगर है किसी भी स्टूडेंट में दम तो इसको हमको बताकर दिखाइए। सर एकदम नहीं मालूम होगा, क्यों? क्योंकि आप कभी पढ़े ही नहीं हैं। करा रेशम से, कौची से जी? किसको? कांच के छड़ को रगड़ा गया है। तो रेशम पर उत्पन्न होगा, तो रेशम पर होगा, हाँ क्या होगा? धन आवेश होगा, ऋण आवेश होगा, या दोनों होगा, या कोई नहीं। देखिए सर, तो इस क्वेश्चन को हल करने से पहले आपको हम जो घर्षण है ना, घर्षण, इसके लिए एक हम मात्र आपको तरीका बताते। देखिए आपको याद कर लेना है, सबसे पहला नंबर में ऊपर में जो आएगा उससे प्लस मानना है, और जो नीचे आएगा उसको माइनस। इतना मानकर आप चलिए, हम कहते हैं आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए सर, एक नंबर में हम मान लेते हैं, मान नहीं लेंगे, होगा ही, बाल या बिल्ली का खाल, बाल या बिल्ली का खाल, बाल या बिल्ली का खाल, बाल या बिल्ली का खाल। सर दूसरा में क्या होगा? फलालेन, क्या होता है जी? फलालेन। तीसरा में क्या होगा जी? बाल बिल्ली का खाल, फलालेन कांच, फलालेन कांच, रेशम, रबर, गंधक, कौची जी? गंधक, क्या होता है? गंधक। और एवोलाइट का छड़, एवोलाइट का छड़, एवोलाइट का छड़। आप ध्यान दीजिए, इतना बात आप अगर याद रख लिए तो हम कहते हैं आपसे हर एक क्वेश्चन बनेगा। अब ध्यान दीजिए, कह रहा क्या? रेशम से, रेशम कांच के छड़ को, कांच के रगड़ा गया है। बताइए कहाँ है रेशम जी? यस, रेशम से किसको? कांच के छड़ को, कांच के छड़ को रगड़ा गया है, तो रेशम पर होगा। अब देखिए रेशम और कांची दोनों को रगड़ा गया है। बताइए ऊपर कौन है? कांच। तो कांच क्या होगा? कांच पर होगा मेरा धन आवेश। और नीचे कौन है? रेशम। तो रेशम पर होगा। अब बताइए रेशम से कांच के छड़ को रगड़ा, बताइए रेशम पर होगा कौन आवेश होगा जी? ऋण आवेश। अच्छा इसके जगह हमको बोल देता कि कांच पर होगा, लो हम क्वेश्चन चेंज कर देते, कांच पर होगा। सर तो कांच ऊपर है तो कांच पर क्या हो जाएगा जी? धन आवेश। इसी प्रकार से आपको एकदम याद रखना है। सर इसके जगह हमें अगर पूछ दे कि बाल में कुछ जी, बाल को रबर के साथ रगड़ा गया है, किसके साथ जी? रबर के साथ। बाल को रबर के साथ क्या कराना है जी? घर्षण। क्या करा दिए? घर्षण। अब बताइए तो बाल पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा? या बिल्ली का खाल पर? सर धन आवेश। ये नीचे है इसलिए रबर पर कौन आवेश? चलिए हमारे साथ एक बार बोलिए, पहला क्या जी? सर एक नंबर में बाल या बिल्ली का खाल, दूसरा फलालेन, हाँ दूसरा क्या होता है जी? फलालेन। तीसरा कांच, चौथा रेशम, पांचवा रबर, छठा गंधक, और सातवां एवोलाइट का छड़। इतना अगर आप याद रख लिए तो बस इसी से एक क्वेश्चन बन जाता है।
और बहुत आसानी पूर्वक। आशा करते हैं आप जब भी अगले क्लास को अगर देखेंगे और अगले क्लास में अगर पढ़ेंगे तो आपको ये टेबल याद रहना चाहिए। चलिए, ये तो हो गया घर्षण। ये क्या हो गया जी? देखिए, हम घर्षण किसे कहते लिखाए नहीं। आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप BKRK एजुकेशनल टेलीग्राम चैनल पे आपको पूरा पीडीएफ मिलेगा। तो घर्षण किसे कहते हैं एक बार हमारे साथ बोलिए तो। सर देखिए, जब दो वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, दूसरा वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो इसे ही आवेशित करने की घर्षण विधि कहते हैं। सर घर्षण विधि में हमें इन बातों को सबसे पहले ध्यान रखना है कि किस वस्तु के साथ रगड़ा जाएगा तो किस पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा, जो कि आप समझ गए। पहला क्या है जी? बाल या बिल्ली का खाल, दूसरा फलालेन, तीसरा कांच, चौथा रेशम, पांचवा रबर, छठा गंधक और सातवां एरोलाइट का छड़। चलिए, ये हो गया। सर अब हमें आवेशित करने की क्या पढ़ रहे थे हम? आवेशित करने की विधि। आवेशित करने की विधि। अच्छा, आवेशित करने की हम विधि में पहला पढ़ लिए क्या? घर्षण। अब हमें और इससे बनने वाले क्वेश्चन भी पढ़ लिए। अब हमें दूसरा क्या पढ़ना है? तो दूसरा हमें पढ़ना है चालन। क्या पढ़ना है जी? चालन। तो चालन क्या है? तो कहता है देखो कि जब किसी आवेशित वस्तु के निकट, ध्यान दो, जब किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में, जब किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में किसी अनावेशित दिख रहा है बोर्ड में, यहाँ पर कैमरा में, किसी अनावेशित वस्तु को लाया जाता है, तो अनावेशित वस्तु पर आवेश जिस विधि से उत्पन्न हो जाता है, उसे चालन कहते हैं। चलो ध्यान दो, कहता है देखो इधर कलर से ध्यान दो। जब किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में, मान लो हम मान लिए कोई वस्तु है जो आवेशित है। आवेशित मतलब सर उस पर रहना चाहिए आवेश, आ तो धन आवेश, आ तो मान लीजिए ये एक धनावेशित वस्तु है, ठीक, आवेशित वस्तु है और इस पर क्या है जी? धन आवेश। चालन विधि कहता है कि जब किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में, किसी अनावेशित मतलब जिस पर आवेश नहीं, मान लो दूसरा वस्तु B है और इस पर कोई आवेश नहीं है। जब वस्तु हम इसके संपर्क में ला दिए, किसके संपर्क में? हाँ, एक क्या है? धनावेशित वस्तु। तो जब धनावेशित वस्तु के संपर्क में किसी अनावेशित वस्तु को लाया जाता है ने, तो उसी प्रकार का आवेश, उसी प्रकार मतलब सर समान प्रकृति का आवेश जिस विधि से उत्पन्न हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं सर? तो देखिए इस पर है प्लस, तो इस पर भी प्लस। लीजिए ये क्या था जी? अनावेशित। बी क्या था? अनावेशित। लेकिन जैसी हम इसको क्या लाएं? आवेशित वस्तु के संपर्क में, तो क्या हो गया? इस पर भी आवेश आ गया। तो यही मेरा क्या कहलाता है? चालन विधि। चालन विधि एक बार सुन लो। जब किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में, देखिए संपर्क करा दिए,
किसी अनावेशित वस्तु को लाया जाता है तो अनावेशित वस्तु पर आवेश मतलब समान प्रकृति का आवेश जिस विधि से उत्पन्न हो जाता है उसे चालन कहते। चलिए अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अच्छा एक और हम अगर उदाहरण ले लें, अब बोलिए एक वस्तु हम मान लिए ए और इस पर क्या है जी, ऋण आवेश। क्या है जी, ऋण आवेश। अच्छा इधर एक वस्तु हम मान लिए बी और इस पर यह अनावेशित अनावेशित ये क्या है, ऋणावेशित। यह ऋणावेशित, यह ऋणावेशित। सर ऋणावेशित रहे चाहे धनावेशित, ये आवेशित तो है ने, लेकिन ये है मतलब इस पर कोई आवेश। अब इस बी को अगर हम लाएंगे आवेशित वस्तु के संपर्क में तो इस बी पर भी समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाएगा। प्लस था तो उसके संपर्क में लाएं तो प्लस उत्पन्न हो गया, माइनस से उसके संपर्क में लाएं अनावेशित वस्तु को तो अनावेशित वस्तु पर भी उसी प्रकार का आवेश उत्पन्न हो गया। मतलब कह सकते हैं सर, जब किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में किसी अनावेशित वस्तु को लाया जाता है तो अनावेशित वस्तु पर भी आवेश जिस विधि से उत्पन्न हो जाता है उसे हम चालन कहते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो चालन है, हाँ चालन, इससे पूछने वाले प्रश्न, कई प्रकार का प्रश्न इससे बनता है कि सर चालन विधि से पूछे जाने वाला प्रश्न। चलिए पहला क्वेश्चन है, हम देते हैं एक वस्तु ए पर हम मान लेते हैं 4 कूलम का आवेश है, 4 कूलम का आवेश है। दूसरे वस्तु बी पर मान लो सर, मान लेते 2 कूलम का आवेश है, 2 कूलम का आवेश है। दोनों को सटाकर हटा लिया गया, दोनों को सटाकर हटा लिया गया। तो बताइए वस्तु ए पर आवेश का मान होगा। अब ध्यान दो, इस क्वेश्चन को आप कर लीजिए क्योंकि ये आपका एकदम प्रारंभ है। इसके बाद आप कैसा भी क्वेश्चन मिले आप आसानी पूर्वक बना सकते हैं। एक वस्तु सर ए है, ठीक मान लिए, इस पर कितना है जी, 4 कूलम का आवेश है। और दूसरा वस्तु बी पर कितना आवेश है जी, 2 कूलम का आवेश। दोनों को संपर्क में लाया गया, मतलब दोनों को सटा दिया गया, दोनों को सटा कर हटा लिया। लो पहले सटा दिया फिर दोनों के अलग कर दिया। तो बताइए वस्तु ए पर आवेश का मान। वस्तु ए पर जब भी वस्तु को सटा कर हटाए तो समझ जाना कि हटते वक्त बराबर आवेश लेकर बलग होगा। जैसे अच्छा बताओ ए और बी को मिलाएं तो ए बी हो गया, इस पर कुल कितना हो गया, 1 4 1 6, 1 4 1 2 कितना हो गया। और जब अलग होगा तो ए पर भी हो जाएगा 3 कूलम का आवेश और बी पर भी 3 कूलम का आवेश। तो वस्तु ए पर आवेश का मान होगा, आंसर बताओ 3 कूलम। 3 कूलम कितना आसान है, बहुत इजी है। लेकिन सर इसी में और क्वेश्चन बनता है, चलिए हम क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए इसी में एक और क्वेश्चन बोल दे, एक वस्तु ए पर 4 कूलम का आवेश है, दूसरे वस्तु बी पर 2 कूलम का आवेश है। दोनों को सटाकर हटा लिया गया, दोनों को सटाकर हटा लिया गया और फिर हटा लिया गया और फिर ए को सी के संपर्क में, ए को सी के संपर्क में लाया गया, सी के संपर्क में लाया गया। यदि सी वस्तु सी पर हम देते हैं 8 कूलम का आवेश, 8 कूलम का
आवेश है, 8 कूलम का आवेश है, तो ए पर कितना आवेश होगा, कितना आवेश होगा। अब ध्यान दो, ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा, ऐसा बहुत क्वेश्चन रहेगा। देखिए ध्यान दो, पहले की किया गया जी, ए पर कितना कूलम, 4 कूलम, बी पर 2 कूलम, दोनों को सटा कर हटा लिया गया। सर ए और बी पहले सटा दिए, तो दोनों पर 4 दूँ 6 कूलम, सटा हटाएंगे तो ए पर भी 3 कूलम और बी पर भी 3 कूलम। सर अब की कह रहा, फिर बाप रे, फिर से ए को सी के संपर्क में, ए को यहाँ पर एक वस्तु सी है, ये दोनों को की लाया संपर्क में, ए को सी के संपर्क में लाया। यदि सी पर 8 कूलम है, सी पर 8 कूलम है, सी पर 8 कूलम है, तो ए पर कितना आवेश होगा। यदि दोनों को सटाकर हटाया गया है, यदि दोनों को सटाकर हटाया गया है, दोनों को सटाकर हटाया गया है। अब बताओ की कह रहा जी, ए पर, किस पर, ए पर कितना आवेश होगा। सर तो पहले ए सी, ए पर 8 कूलम और ध्यान दो, ए पर 3 कूलम और सी पर 8 कूलम, 8 3 11 कूलम, और दोनों को सटाकर तो ए पर और बी पर, ए पर और सी पर दोनों पर आधा धन बटेगा, तो 11 का आधा 5.5 कूलम, तो आंसर की हो जाएगा जी 5.5 कूलम। अब हमको लगता है इस प्रकार के क्वेश्चन में आप एकदम नहीं फंसने वाले हैं। देखिए और चलिए एक ठो और क्वेश्चन, हाँ बस आप और रुकिए, मात्र 3 मिनट में इस क्लास को ख़त्म करने वाले हैं। देखिए अब एक ठो और क्वेश्चन इसमें देते हैं ताकि आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाए। देखिए एक क्वेश्चन है, एक वस्तु ए पर, एक वस्तु ए पर मान लीजिए 8 कूलम का आवेश है, 8 कूलम का आवेश है। वस्तु बी अनावेशित है, वस्तु बी अनावेशित है, वस्तु बी अनावेशित है, और सी पर, और वस्तु सी पर, और वस्तु सी पर 4 कूलम का आवेश है, 4 कूलम का आवेश है। पहले ए और बी को, पहले ए और बी को सटाया गया, सटाकर हटाया गया, सटाकर हटाया गया, और फिर ए को सी के साथ सटाकर हटाया गया, सटाकर हटाया गया। बताइए कि अंत सी पर आवेश का मान, सी पर आवेश का मान। अब देखो सर ये बात को समझना एकदम डीप से, एकदम मस्त है क्वेश्चन का। एक वस्तु ए पर 8 कूलम का आवेश है, एक वस्तु ए ले लिए, इस पर 8 कूलम का आवेश है। सर देख रहे हैं, वस्तु बी अनावेशित, आज तोरी के वस्तु बी पर आवेशे नहीं है, अनावेशित है कह रहा। और वस्तु सी पर, कै कूलम, 4 कूलम का आवेश है। पहले ए बी को सटाया गया, लो ए बी को सटा दो तो ए बी हो गया। सर इस पर